बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह फिज़िक्स का विद न्यूमेरिकल्स। और आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास ग्रेविटी का है, इसमें कुछ मोशन की बात आएगी, थोड़ी सर्कुलर मोशन की बात आएगी। आज हमने इसकी करनी है शुरुआत। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज की जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होगा। ठीक हो गया? और हमारे पास एक छोटी सी और डेफिनेशन होगी। उसके बाद जो मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें हमारे पास मास ऑफ अर्थ होगा और ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वीडियो में फिर मैं इंशाल्लाह इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैं 3 हिस्सों में बनाऊंगा। पहले पार्ट में डेफिनेशंस करवा दूंगा, सेकंड में जो 2 डेरिवेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी की और मास ऑफ अर्थ की वो करवा दूंगा, और थर्ड में मैं आपको पास इसके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब कहानी क्या है। अच्छा, इसमें एक और हमारे डेरिवेशन आती है कि एल्टीट्यूड वाली जो होती है, ग्रेविटी वाली, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके बगैर भी हमारा पेपर हो जाएगा। अच्छा, फिर अभी एक बड़ी न्यूज़ चल रही है कि सिलेबस शॉर्ट हो रहा है, सिलेबस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी मतलब डिडक्शन हो रही है। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हमें कोई ऐसी बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं है कि 9 क्लास या मैट्रिक का सिलेबस कम हो रहा है। 9 क्लास का यार ऑलरेडी बड़ा कम है, मतलब मेरे ख्याल से 10 चैप्टर हैं सिर्फ, और मैट्रिक के 19 चैप्टर हैं। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब देखो, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसी कोई भी ताकत, ऐसी कोई भी चीज जो किसी चीज को एक सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करे। जैसे कि इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हम अगर अपने कुदरत, हम एक अपने मतलब नेचुरल एग्जांपल लें, हम लें अपने सोलर सिस्टम की एग्जांपल। हमारे पास तमाम प्लैनेट्स हैं, ठीक हो गया, जो कि एक खास अपने ऑर्बिट में मुसलसल चक्कर काट रहे हैं। ठीक है? और सन के इर्द गिर्द वो घूमे जा रहे हैं, हजारों साल से घूमे जा रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो द फोर्स विच कीप्स द बॉडी, जिस फोर्स ने उनको मजबूर किया हुआ है कि वो उसी ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव करते रहें, उस फोर्स को हमने कहा है कि वो हमारे पास कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया? सिंपल सी उर्दू में, ऐसी कोई भी ताकत जो आपको मजबूर करे कि आप एक ही पाथ में मूव करते रहो, वो फोर्स हमारे पास, या वो ताकत हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है? इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, क्योंकि अगर सवाल आ जाए, जिस तरह चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में अगर सवाल आ जाए कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो तुमने उसकी डेरिवेशन भी करनी होती है। इसी तरह अगर सवाल आ जाए व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी डेरिवेशन कंपलसरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको मेंशन करेंगे तुमने डेरिवेशन करनी है, तुम्हें खुद ब खुद करनी पड़ेगी। ठीक है? आज जो डेरिवेशन है बड़ी आसान सी बात है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी ले ली और उसका मास क्या है? m है। ठीक हो गया? इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एक पाथ है सर्कुलर, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है? क्योंकि डेरिवेशन है तो हम रेडियस r को लेंगे, मास m को लेंगे, और वो किस स्पीड से चल रही है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली v। अगर न्यूमेरिकल होता तो इन सब की वैल्यूज गिवन होती, लेकिन डेरिवेशन है तो हम वो पहला अल्फाबेट ले लेते हैं। ठीक हो गया? एंड हैविंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं ये? अब आपको ये बोल रहे हैं कि इसकी जो सेंट्रीपिटल, अच्छा एक मजे की बात आपको मैं बताऊं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म, कुछ भी एक्स वाई जेड, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, और कोई भी फोर्स हो गई ना, उसको जस्ट हम मेंशन कैसे करते हैं? एफ बनाते हैं फोर्स का। ठीक है? जैसे कि मैंने बनाया है, ये एफ है, एफ का मतलब फोर्स, सी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स होता है, एफ बनाओगे, एम छोटा सा बना दोगे, मैग्नेटिक फोर्स। यार ये सारे बेसिकली ना मंजन है कि आपको बताना ये कि है बेसिकली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और एक्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी की सारी कहलाती फोर्स है। घुमाने के लिए तुम्हें कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है ना वो सिंपल ए होता है। ठीक है? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए तो बनाओगे, साथ में छोटा सा सी बना दो, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके इतना डीप में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम जस्ट ध्यान में रखो एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन है ए, और उसके साथ छोटा सा सी बना दो, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक हो गई बात? यही बात हमें कह रहे हैं,
हैविंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, जो उसकी एक्सेलरेशन है बेसिकली, सेंट्रीपिटल को एक लम्हे के लिए अगर हम नल एंड वॉइड करते हैं कि सेंट्रीपिटल का वर्ड नहीं है, जस्ट एक्सेलरेशन की बात करूं ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अपोजिट किसके हो? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, जितनी स्पीड होगी ना उसके डबल हमारे पास उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई, स्क्वायर पे आ गई है, ठीक हो गई बात। और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना वो रेडियस है, उसका जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां से लेके पूरा चक्कर काटना है छोटे से सर्कल का, ठीक है, अगर सर्कल छोटा है तो मुझे चक्कर काटने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मेरे पास उसका सर्कल काटने वो बहुत बड़ा तवाफ करना है पूरा, तो मुझे यकीनन 1 घंटा भी लग सकता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अपोजिट, रेडियस जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक हो गया, मैंने अभी बताया था एक्सेलरेशन को सिंपल ए से बताओगे, छोटा सा सी बना दोगे, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा है भाई, सब मंजन एक ही चल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, अभी हमने बात की थी स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी कि v के ऊपर स्क्वायर बना दो, स्क्वायर ऑफ द स्पीड हो गई पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम हमेशा अपॉन में बताते हैं, ये बन गया हमारे पास 1/r, ठीक हो गया, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AC 2 बार था, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 बार है, मैंने 1 बार लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन 2 बार था, मैंने 1 बार लिखा, और v स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर बनेगा, और नीचे तो r एज इट इज है, ठीक हो गई यहां तक की बात। अब देखो, अगर तो तुम्हें फिजिक्स ने बताया हुआ है कि कांस्टेंट यहां पे तुमने ये यूज करना है, तो तुम वाला यूज करोगे, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें कैपिटल G हमें बताया हुआ है कि ये इसकी तुम कांस्टेंट यूज करोगे, उसकी अलग से वैल्यू है। लेकिन अगर फिजिक्स ने नहीं बताया, थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन है, फिजिक्स ने बोला तुम अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट ले लो, तुम्हारे पास एक टिकाऊ सा कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं हम के। ये के कांस्टेंट सबका मतलब एक तरीके से नहीं था कि बंदा सबका भाई बन जाता है, ठीक है, तो ये के जो है ना ये वही वाला कांस्टेंट है। जैसी प्रोपोर्शनल का साइन हटा इज इक्वल टू लगा, ये के कांस्टेंट लग गया, बाकी सब चीजें सेम है, देखो AC सेम, इज इक्वल टू लग गया, इस प्रोपोर्शनल के साइन की जगह के आ गया, v स्क्वायर अपॉन r सेम है। इस के कांस्टेंट को लगाने की वजह क्या है, क्योंकि इस के कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, ये बराबर होता है 1 के, तो मैं जैसे के को हटाऊंगा उसकी जगह लग जाएगा 1, v स्क्वायर अपॉन r एज इट इज। 1 को लगाने का फायदा क्या हुआ कि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो रहेगी 1 ही, ठीक है, मतलब वो उसी वैल्यू पे रहेगी। v स्क्वायर अपॉन r जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ बना वही AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, यहां तक की बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने एक लाइन लिखी, ये लाइन बहुत यूज करोगे फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग टू है भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F जो है वो बराबर होता है ma के, यानी कि ये जो F है ये बराबर होता है ma के, ठीक हो गई बात। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है FC इज इक्वल टू MAC, मतलब ये F फोर्स बराबर था मास और एक्सेलरेशन के, लेकिन यहां पर बात है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो मैंने क्या करना है, छोटा सा फर्क कर देना है, वो ये करना है मैंने F के साथ एक छोटा सा लगा देना है C, यानी कि ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रहा FC, और MA के साथ मैंने लगा देना है छोटा सा C, मास तो यही रहेगा, ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ये सेंट्रीपिटल ये एक्सेलरेशन, बस मैंने ये चेंजिंग की है। वो F इज इक्वल टू ma था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया FC इज इक्वल टू MAC, ये वाली बात भी क्लियर है। अब छोटी सी बात ये है कि AC जो है ये AC ये बराबर है v स्क्वायर अपॉन r के, मैंने अभी आपको बताया है कि ये मैंने इतनी मेहनत से निकाला, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ठीक हो गया बात। FC सेम रहने दो, M को भी सेम रहने दो, AC की जगह पे जो तुमने अभी मेहनत से निकाला था v स्क्वायर अपॉन r पुट कर दो, तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकल गया कि FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r है। अब जब न्यूमेरिकल्स की बात आएगी
हम उसमें जब जाएंगे तो हम उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि Fc=mv²/r, और हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि v²/r। इसको अपने जहन में रखना, ठीक हो गई बात। इस पूरे काम को भी छापोगे ना, मतलब ये 4 नंबर का सवाल आता है मैट्रिक वालों के लिए, ठीक है। 9 का पैटर्न थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैट्रिक के लिए 4 नंबर का सवाल है। तुम ये पूरा सवाल इस तरह करो, मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी टीचर, कोई भी चेकर तुम्हारा काम गलत नहीं कर सकता, तुम्हें 4 में से 4 नंबर देगा। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये अकेला सवाल आता है, मजे की बात है, किसी के साथ पार्ट बन के नहीं आता, ये अकेला सवाल आ जाएगा शॉर्ट में। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑल्सो ड्राइव इट्स डेरिवेशन, ठीक हो गई बात। अब हम दो छोटी सी वो करेंगे डेफिनेशन, और उसके बाद हम आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पे। अच्छा भाई, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ऐसी कोई भी ताकत जो कि किसी चीज को मजबूर करे अपने इर्द गिर्द घूमने पे, और उसकी हमने एग्जांपल क्या दी थी कि अर्थ और अर्थ समेत तमाम प्लैनेट्स हजारों साल से मुसलसल सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो ताकत जिसने अर्थ को मजबूर किया है उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए, वो हमारे पास कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने कर ली थी, डेरिवेशन भी कर ली थी। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी कवर्स, बेसिकली ये पहले आनी थी लेकिन वो जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है तो मैंने उसको पहले करवा दिया। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं अर्थ की एग्जांपल पे आ जाता हूं। अर्थ को 365 और 366 डेज लगते हैं कंप्लीट एक रोटेशन में, ऐसा ही है, पढ़ो फिर से। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी को इक्वल टाइम लग रहा हो और उसने वो रास्ता तय करना है, यानी कि फिक्स हो कि 365, 365 या 366 डेज लग रहे हैं और वो एक ही पाथ में मूव कर रही है, इसका मतलब ये कहलाता है इक्वल इंटरवल, एक ही टाइम लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस, एक ही वो डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मतलब वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक हो गई बात। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं सेंट्रीपिटल को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, गौर से सुनना जो हमने अभी इससे पहले की है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसी कोई भी ताकत जो कि अर्थ को मजबूर कर रही है उसी ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमने में, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसी कोई ताकत जो कि तुम्हें एक खास ऑर्बिट पे घूमते हुए, यानी कि तुम सेंट्रीपिटल फोर्स में हो, तुम मुसलसल घूम रहे हो, लेकिन ऐसी कोई ताकत जो तुम्हें वहां से निकाल के हटा दे, फेंक दे, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक तरीके से सेंट्रीपिटल का अपोजिट। वर्डिंग्स पढ़ो, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, जिसने उसको हटा दिया। अब देखा जाए हजारों साल से किसने अर्थ को एक ही उसमें रखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने अर्थ को मजबूर किया हुआ है कि वो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अल्लाह की ताकत है। और अल्लाह ताला के ही हुक्म से देखा जाए तो क़यामत से पहले तमाम सैयारे आपस में टकरा जाएंगे, यानी कि अल्लाह ताला बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म कर देगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई कर देगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो ताकत जो अर्थ को मजबूर कर रही है उस राउंड में घूमने में, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, वो ताकत जो कि अर्थ को वहां से हिला दे, वो हटा दे, जैसी अर्थ हटेगी बाकी तमाम प्लैनेट्स भी हटेंगे और उसके बाद सबका आपस में जाएगा कोलैप्स। एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क़यामत की ताकत, यानी कि ये जो है ना हमारे पास जो क़यामत में होना है कि तमाम सैयारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अल्लाह ताला ने ही अर्थ को मजबूर किया है कि वो एक ऑर्बिट पे घूमती रहे और अल्लाह ताला ही उसको क़यामत से पहले हटा देंगे, मतलब वो आपस में सारे के सारे सैयारे टकरा जाएंगे और वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक हो गई बात। अच्छा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी, वैसे भी एक तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, फैंस वगैरह सारे ऑफ हैं और थोड़ा शोर शराबा होगा, तो अगर वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो मैं उसके लिए थोड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। कोई अगर कोई शॉर्ट समझ में ना आ रहा हो, कोई शॉर्ट पार्ट उसके समझ में ना आ रहा हो शोर की वजह से, तो मुझे तो मेंशन करना, मैं उसको मतलब क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल होगा, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी हम स्टेटमेंट भी करेंगे एंड देन इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि कशिश, ग्रेविटेशन को कहते हैं कशिश।
इसका न्यूटन साहब का लॉ क्या था? न्यूटन साहब ने हमें ये बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है एक खास फोर्स के जरिए। ठीक हो गई बात? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हक में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हक में होना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपोजिट होना। ठीक हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों का जो मासेस का जो प्रोडक्ट होगा ना, ये उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है कि उन दोनों में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उस फोर्स को ज्यादा कुवत लगानी पड़ेगी ग्रेविटी के लिए। ठीक हो गया? डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके जो दो, जैसे कि ये दो बॉल्स बनी हुई, इनका जो मासेस है ना, इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि इनका जो मिलाप निकलेगा, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इनमें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा फासला होगा, उतना ज्यादा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी। भाई साहब ने ये बात तो बता दी। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना, वर्ड टू वर्ड तुम्हें लिखनी होगी। अगर आ जाए कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैं स्टेटमेंट लिखनी होगी और तुम्हें मैथमेटिकल बताना होगा। 4 नंबर का ये काम भी है। ठीक है? ये स्टेटमेंट पूरी बुक की है, ये किसी नोट से मैंने नहीं की, ये मैंने पूरी बुक की। कुछ चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ बुक से लेनी पड़ती हैं, वो जरूरी होती हैं हमारे लिए। ठीक है? कुछ चीजों में हम अपनी वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप, जैसे ये स्टेटमेंट है, आपको पूरी की पूरी बुक से लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने इसको समझाया कैसे। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी। हमने दो बॉडी ली, बॉडी ए, बॉडी बी। ठीक हो गया? हैविंग मासेस m1 एंड m2। उसका मास क्या बताया? बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2। ठीक हो गई बात? रिस्पेक्टिवली दैट आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, और इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, यानी कि जो ताकत है, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, वो फोर्स है हमारे पास इन दोनों के दरमियान। और ये जो डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया है r का। ठीक हो गया? ये भी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, इसके बाद छोटा सा मामला और है, उसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? मतलब सिंपल सी बात समझो कि दो बॉल्स दी हमने एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको समझाने के लिए यहां पर आए हैं कि दो बॉल्स ले ली हैं। एक बॉल का मास है m1, एक बॉल का मास है m2। एक बॉल को हमने कहा है ये a है, ये b है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये r है, और इनके दरमियान जो ताकत लग रही है ये फोर्स है, यानी कि F कहला रही है। ठीक हो गया? अगला स्टेप देखो, जो इसकी मतलब इसके बाद का हिस्सा अब मैं कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ये ना मिटाऊं, सिर्फ वहां पे कर दूं। ठीक हो गया? चलो भाई, अब इस कहानी को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। हमने बात कर लिया था, हमने ये कहा था कि फोर्स बराबर है दोनों के मासेस के, उनके प्रोडक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो उनके दरमियान के डिस्टेंस के। ठीक हो गई बात? यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, चेक करो। यहां तक की बात क्लियर थी हमारे। ठीक है? यहां पे मैंने क्या लिखा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक हो गया? इक्वेशन नंबर 1। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक हो गई बात? जो भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो 1 अपॉन में आती है, ये बात आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। दो इक्वेशन बन गई। जैसे ही अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में किया था, दो इक्वेशन बन गई थी। हमने किया कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। हमने जैसे दोनों को कंबाइन किया, 2 बार F था, हमने एक बार लिखा। ये प्रोपोर्शनल का साइन 2 बार था, हमने एक बार लगाया। और m1 m2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2 बना, ये आ गया, और अपॉन r स्क्वायर आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फिजिक्स ने कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन यहां पर फिजिक्स ने बोला है कि तुम जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, इज इक्वल टू लगाओगे, तो एक वैल्यू है, वो है कैपिटल G, और वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो तुम यहां पर पुट कर दोगे, तो हमने वो लगा दिया, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लगा दिया। लेकिन जब तुमने एक नया कांस्टेंट लगाया है, एक नई चीज लगाई है, तो तुम उसको मेंशन करोगे। हियर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक हो गई बात? यहां तक कि हमारे पास आज हमने ऑलमोस्ट 4 सवाल निपटा दिए। अब हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, एक वीडियो में मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों निपटा देंगे, और लास्ट वीडियो में हम इसके 8 के 8 न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह निपटा देंगे।
ठीक हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो के दरमियान का जो गैप है इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आज थर्सडे था, ठीक हो गया। और मैं कोशिश करूंगा कि संडे वाले दिन तक एक वीडियो और अपलोड कर दूं जिसमें मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी बता दूं। मेरी खुद पूरी कोशिश है कि आप थोड़ा सा एक्सीलेटर दें और जल्द अज जल्द सिलेबस को कंप्लीट करें, ताकि आखिर में कुछ लाइव सेशंस रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीच में भी रख सकते हैं, 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी रख सकते हैं। मुझे तुम लोग भी थोड़ा सा एडवाइस करना कि मतलब मैं किस तरीके से आऊँ उस पर, कि अगर हम एक लाइव सेशन रख देंगे उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका हाथ के हाथ उसी वक्त जवाब दे दूंगा, ठीक हो गया। इस चैप्टर के बाद भी कर सकते हैं कि हम 1 से लेकर 7 तक के मतलब क्वेश्चन आंसर्स कर लें। 10 के बाद भी कर सकते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक के बाद फिर हम एक लाइव सेशन रख लें जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर सकें, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको देखो, इसका काम करो, जो भी मैंने काम कराया है वीडियो को पॉज करके सारा काम उतार लिया करो, ठीक हो गया। लेकिन ये काम करने का मकसद ये है कि ये जो नोट्स है तुम्हारे पास, ये भाई मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हें कोई टीचर इस पर रॉन्ग नहीं कर सकता। मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि इन नोट्स पर तुम कहीं फंसोगे नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा पक्का, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी बात जो कि हमेशा होती है कि इसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक इसकी नीड है, जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं फ़ौरन से वीडियो अपलोड कर दूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आओ, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी भी दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पर भी तुम आके मुझसे अगर पर्सनली कोई मतलब बात करना चाहते हो तो वहाँ पर मुझे ईमेल कर दो, मैं इंशाल्लाह उसका मतलब रिस्पॉन्स देता हूँ मैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि संडे तक मैं इसके मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन को अपलोड करता हूँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। और मुझे लाइव सेशन का बताना कि मैं किस तरीके से उसको करूँ, या मैं जल्द अज जल्द, ताकि एक ऐसा सेशन रख दें कि जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे मतलब हो जाएं कि 1 से लेकर 7 तक के। सर 30 क्वेश्चन का ज़्यादा मसला था, ये बताएं, मैं फ़ौरन बता दूंगा, बाकी लोग भी सुन लेंगे, यकीनन किसी और के जहन में वाला सवाल आ रहा होगा, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सर चैप्टर नंबर 4 में ये मसला था, ये बताएं, मैं वहाँ से ये बात पकड़ लूँगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसका डेट और टाइम ऐसा रखूँगा कि जो सबके लिए सूटेबल हो, ठीक है। मुझे बताना है इस बारे में, और इसको देखो, समझ में आए चीज़ तो उन तक पहुँचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है, और बस, ठीक है। ख्याल रखो अपना।